Welcome to AT Crick Zone, your home for the best cricket updates and match analysis. Get ready for an action-packed season. और आज़म ने अपनी फॉर्म को वापस हासिल करना शुरू किया है, वैसे वैसे पाकिस्तान के फैंस की इंटरेस्ट उनके परफॉर्मेंसेस की तरफ वापस आना शुरू हो गया। अभी रिसेंटली उन्होंने पीएसएल में एक सेंचुरी की और हर तरफ बाबर आजम की धूम मचना शुरू हो गई। और जैसे जैसे वो धूम मच रही है तो लोग दोबारा से स्टैट्स की तरफ जा रहे हैं कि क्या बाबर आजम वाकई में एक ग्रेट है या नहीं है। तो ये आज ये एक ऐसी डिस्कशन है जो कि मेरी भी तैमूर से बहुत दफ़ा हुई है कि क्या इज़ बाबर आजम अ गोट और नॉट। ठीक है, सो तैमूर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई नो द आंसर, बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? गोट तो नहीं गोट तो नहीं है, गोट तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि काफी अच्छे बैट्समैन है। मतलब ही इज वन ऑफ द ग्रेट्स। जब आप बात करें जस्ट पाकिस्तान की, तो अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं और मैं समझता हूँ कि इनिशियल ईयर्स में उन्होंने बहुत सॉलिड परफॉर्मेंसेज दी और मतलब बैटिंग में आपको कोई कुछ नजर नहीं आता था। एक टेक्स्ट बुक बैटिंग थी उनकी। तो बस ये होता है कि लॉन्जेविटी की जब बात आ जाती है तो वहां पे उन्होंने फिर स्ट्रगल किया और फिर सोशल मीडिया का प्रेशर भी कुछ ज्यादा उन्होंने ले लिया, ओवरकम नहीं कर सके। लेकिन अब जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेट्स होप कि यहाँ से वो अपनी फॉर्म कैरी करें और वो यही फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में भी नजर आए। क्या वो पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट है, क्या वो विराट कोहली से कंपैरिजन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वो कंपैरिजन्स फेड आउट होना शुरू हो गए। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक वो अब जब इतना प्रोलॉन्ग हो गया उनका डल पीरियड, तो अब वो कंपैरिजन तो ऑफ हो गए, लेकिन एटलीस्ट क्या वो कम बैक कर सकते हैं, ये एक सवाल अपनी जगह पर है। अच्छा, कभी कभार ज़रूर से ज़्यादा भी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ है। उन्होंने अभी तक T20s में 12 सेंचुरीज की हैं बाबर आजम ने, ओवरऑल T20s में, जिसमें इंटरनेशनल मैचेस में उनकी 3 सेंचुरीज हैं और बाकी लीग मैचेस में उनकी 9 सेंचुरीज हैं। अब उन 9 सेंचुरीज जो कि डोमेस्टिक या लीग मैचेस में हुई और बाकी 3 इंटरनेशनल मैचेस में, उन मैचेस के रिजल्ट्स क्या है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंपैरिजन है। वो हमने सोचा कि क्यों ना उस पर बात की जाए थोड़ी सी और उसको डिटेल में डिस्कस किया जाए। तो डू यू नो कि बाबर आजम ने 12 सेंचुरी स्कोर की हुई हैं, और डू यू नो कि बाबर आजम ने किस किस लीग में परफॉर्मेंस सेंचुरी स्कोर की हुई हैं? बिल्कुल। जैसे एक तो इंटरनेशनल सबसे पहले उनकी सेंचुरीज हैं, फिर पीएसएल में उन्होंने परफॉर्म किया और इसके अलावा जो है इन्होंने डोमेस्टिक में सेंचुरीज की हुई है सेंट्रल पंजाब से। जी बिल्कुल, नेशनल T20 सेंट्रल पंजाब से, और फिर लेस्टरशायर की तरफ से खेलते हुए इन्होंने सेंचुरी स्कोर की हुई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। पहले पाकिस्तान की डोमेस्टिक में जो उन्होंने सेंचुरीज की है उनके बारे में देखते हैं और उसका रिजल्ट भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और फिर हम पीएसएल और फिर हम उनकी इंटरनेशनल और फिर इंटरनेशनल लीग्स में सेंचुरीज की तरफ चलेंगे। सो पहली जो उन्होंने 2 सेंचुरीज की हैं, अच्छा टोटल मैं बता दूं कि 12 सेंचुरीज उन्होंने की हैं, उसमें से 9 जो है वो उनकी मैच विनिंग सेंचुरीज हैं। ठीक है, और जो 3 लूजिंग कॉज में उनकी सेंचुरीज हैं वो दोनों की दोनों जो हैं वो डोमेस्टिक में। तो डोमेस्टिक में ऐसा क्या हुआ वो समझना शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि मैंने वो मैच लाइव नहीं देखा हुआ। डिड यू हैव अ चांस टू सी दैट मैच लाइव? नो, सेम हियर, यस। देखना नहीं हुआ। मुझे आइडिया तो था ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली नेशनल T20 इज समथिंग जो कि अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव स्किप्ड। तो बट वी डू हैव इट्स स्कोर कार्ड, उसको हम थोड़ा सा, मैं अगर उसको जब देखूं तो आई मीन मैंने जो उसको असेस किया था वो ये था कि उस मैच में बाबर आजम वाज द ओनली ब्राइट स्पॉट इन सेंट्रल पंजाब परफॉर्मेंस। उन्होंने पहला जो उनका मैच था वो सिंध के खिलाफ था और उन्होंने उसमें सेंचुरी स्कोर की थी, 188 स्कोर किया था, और वो अकेले थे जिन्होंने 40 से ऊपर स्कोर किया था। तो उन्होंने अकेले 188 तक स्कोर पहुंचाया, 192 से ने चेज करते हुए बनाया। अगेन पाकिस्तान के नेशनल T20 में इस तरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि जहाँ पर टीम्स की बॉलिंग की क्वालिटी एक जैसी हो, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा ये डिसबैलेंस अक्सर देखने को मिल जाता है। जब हम पुराने T20 की बात करें, जिस दौर में फैसलाबाद और सियालकोट स्टैलियंस की टीम होती थी बड़ी, तो वो बहुत तगड़ी टीमें थी, तो वो बैलेंस हमें अक्सर मिसिंग नजर आता है। तो यहाँ पर भी मुझे पर्सनली लगता है कि क्योंकि प्रॉब्लली इनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी वीक थी कि वो उसको डिफेंड नहीं कर पाई। तो ये दोनों मैचेस से, एक सिंध के खिलाफ था और एक नॉर्थ के खिलाफ था, और दोनों मैचेस में बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की। दोनों में 160 प्लस की स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला। एक में 188 स्कोर किया था और एक में सेंट्रल पंजाब ने 200 स्कोर किया। बट इवेंचुअली दोनों दफ़ा टीम
लूजिंग साइड पर रही। तो अगर हम डोमेस्टिक की 2 सेंचुरीज को निकाल दें तो आउट ऑफ 10 सेंचुरीज 9 आर इन विनिंग कॉज। ओके, सो अब अगली जो 3 सेंचुरीज की हम बात करने जा रहे हैं उसमें भी पहले एक लूजिंग सेंचुरी को डिस्कस करके और लूजिंग सेंचुरीज को साइड पे कर देते हैं एंड देन वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द विनिंग सेंचुरीज। सो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से इन्होंने पीएसएल में 3 सेंचुरी स्कोर की हैं। तो तुम्हें पता है कि इनकी इसकी जो लूजिंग कॉज में 1 सेंचुरी है वो किसके खिलाफ है? That was against Quetta Gladiators. Yeah, absolutely nailed it. You absolutely nailed it. So और तुम्हें पता है उसमें पेशावर ने स्कोर कितना किया था? I guess 240 around something. तुमने चीटिंग की है। चीटिंग करते हैं। मुझे याद है। मुझे याद है हाई स्कोरिंग गेम थी। Yeah, it was a hell of a high scoring game. By the way, it was chased down in 240 was chased down in 18 overs, 18 something overs. और I remember कि जेसन रॉय ने उस मैच में बहुत ही ज़बरदस्त सेंचुरी चेस करते हुए कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से की थी। 145 रन किए थे और वो मैच विनिंग नॉक साबित हुई थी। तो मतलब दिस इज समथिंग जो कि हम कह सकते हैं कि एक वन ऑफ चीज़ थी, बिकॉज 240 जब आप बोर्ड पे लगाओ तो आप सेफ फील करते हो, बट वहाँ पर आप इंटेंट को थोड़ा सा मैं यहाँ पर हल्का सा पॉइंट आउट कर सकता हूँ। वो ये कि बाकी टीम के प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से खेला, अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेला था, ऑलमोस्ट 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला था सबने। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो आई थिंक उनका 115 स्कोर था 65 बॉल्स में। तो 65 बॉल्स में 70 के अराउंड 170 समथिंग था, 170 के अराउंड उनका स्ट्राइक रेट था। अगर वो अपने फुल स्ट्राइक रेट पे खेलते 15-20 रन और होते तो मे भी शायद, लेकिन अगेन 2 ओवर्स भी बाकी थे तो शायद वो भी चेज हो जाते, तो 260 भी चेज हो जाता उस मैच में। मुझे लगता है कि आई स्टिल फील कि उधर बाबर आजम थोड़ा तेज खेलते तो शायद थोड़ा सा और स्कोर हो सकता था। अच्छा, अब हम इससे आगे जितनी भी बात करेंगे वो सारी की सारी विनिंग सेंचुरीज हैं। सो उसमें हम अगली बात करें तो अगली सेंचुरी उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट स्कोर की थी। 200 का स्कोर था, 201 का स्कोर था और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेस किया था। 193 रन स्कोर किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेस करते हुए, और सिर्फ 7 रन जो है वो सिर्फ 7 रन से वो मैच हार गए थे। लेकिन बाबर आजम की वो मैच विनिंग सेंचुरी थी। उस सेंचुरी की अच्छी बात ये थी कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 175 प्लस पे था, 176 पे था इनफैक्ट। अचानक से इंट्रोड्यूस करवाया था एक नए बॉलर थे आरिफ याकूब को, बाबर आजम ही कैप्टन थे, और आरिफ याकूब ने 5 विकेट्स लेके उस मैच का पासा पलट दिया था। तो मेरे हिसाब किताब से, क्योंकि 18 ओवर में 181 स्कोर था और 200 चेज हुआ था, 2 ओवर्स में एट द लॉस ऑफ 4 विकेट अगर आपको 20 रन चाहिए तो मेरे ख्याल से इट शुड बी अ वॉक इन द पार्क। सो बट इट वाजंट, क्योंकि उस मैच में आरिफ याकूब ने 4 विकेट्स ली थी ओवरऑल उस ओवर में, और टोटली गेम को अपसाइड डाउन चेंज करके रख दिया था। सो वो मैच ऑल्दो बाबर आजम का विनिंग मैच था, ऑल्दो वो मैन ऑफ द मैच है, बट आरिफ याकूब से उन्हें काफ़ी मदद मिली थी। इसके बाद जो अगला मैच है वो अभी बहुत फ्रेश है हमारी मेमोरीज में। वो कौन सा मैच है? आई थिंक पेशावर ज़ल्मी 255 रन कर सकी थी और उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को 137 पे आउट किया था। तो ऑल इन ऑल वो बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी। और इधर तो यानी बाबर आजम का कंफर्म मैन ऑफ द मैच बनता था। 52 बॉल्स में उन्होंने सेंचुरी की थी और क्या कमाल इनिंग थी, और यही वो इनिंग है जो कि उनका टर्न अराउंड कंसिडर हो रही है। अब उनकी जो डिप इन द फॉर्म चल रहा था, एंड वी होप एंड कि ये उनके लिए टर्न अराउंड हो, वी विश कि ये उनका टर्न अराउंड हो, और वी विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो पाकिस्तान के लिए भी ऐसे ही परफॉर्म करें, बिकॉज पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ही फ्रेजाइल है। आई मीन वी कीप पॉइंटिंग हिम आउट टुवर्ड्स इंटेंट, लेकिन आई थिंक इवेंचुअली इट कम्स डाउन कि जब वो नहीं होते और वो स्कोर नहीं करते तो आपकी पूरी टीम बड़ी लड़खड़ाती हुई बैटिंग होती है। अक्सर औकात आप पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल पाते। तो आई थिंक बाबर आजम गिव्स यू द स्टेबिलिटी, और आई एम रियली होपिंग कि इफ़ ही कम बैक इन फॉर्म तो वो स्टेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी मिलेगी उनसे। एक बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि हमने बाबर आजम की लैक ऑफ फॉर्म को लैक ऑफ इंटेंट के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया। आई एग्री कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत आइडियल नहीं रहा T20 के लिए। ही प्लेज अराउंड 128, 129, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करें तो बाबर आजम के यूएई में बहुत सारे मैचेस हुए, और यूएई में पाकिस्तान ने 140, 150 में भी मैच विन किए हुए हैं ड्यूरिंग द सरफराज एरा। अब अगर हम वो यूएई के मैचेस को निकालें तो बाबर आजम का जो करियर स्ट्राइक रेट है एक्सक्लूडिंग यूएई मैचेस वो 138 पे चला जाता है, विच इज़ रीजनेबल, विच इज़ एज गुड एज विराट कोहली। विराट कोहली स्कोर्स एट 138। बाय द वे, विराट कोहली के अगर हम इंडिया के मैचेस निकाल दें जो कि जहाँ बहुत ही हाई स्कोरिंग होते हैं और जो उनके बल्क ऑफ द मैचेस हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट 132 पे आ जाता है करियर स्ट्राइक रेट।
ठीक है, बट उसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो ये कि वो चेज़ बहुत अच्छा करते हैं विराट कोहली, और वो अपने चेज़ को एस करना जानते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में खेल रहा हो। तो इस वजह से आप उनकी इंटेंट को कभी पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं यही बिल्कुल। कहूँगा कि मेरे हिसाब किताब से बाबर आजम, हमें प्रे करनी चाहिए कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आ जाए, और फिर इंटेंट मुझे लगता है कि खुद ब खुद वापस आ जाएगी। हाँ, जब एक दफ़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे, फॉर्म में आ जाएँगे, तो इंटेंट भी कहीं न कहीं हमें देखने को मिल ही जाएगी। काफ़ी लंबी हो गई है, हम रिमेनिंग जो सेंचुरीज हैं उनकी डिस्कशन पार्ट 2 में ना कर लें? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। Yes. Okay. So we will discuss it in part 2. Keep watching our videos, keep sharing them with your friends, and subscribe to our channel. Thank you so much. Thank you.